So unit 5 is integration. Unit 5 topic is integration. अब इंटीग्रेशन क्या है? जैसे यूनिट 3 में आपने डिफरेंशिएशन स्टडी किया था. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. ठीक है, दोनों क्या है? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. जैसे डी अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर का सिंबल है. नोटेशन क्या है इसका? डी किसके लिए यूज होता है? तो डी stands for differential coefficient. ठीक है, that means derivative with respect to x, where x is independent variable. Whatever independent variable you are considering, derivative with respect to that independent variable. So d over dx is differential ऑपरेटर. ठीक है, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है. जैसे ही आप इस पे फंक्शन इनपुट दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे डी वाई और ये बन जाएगा आउटपुट. इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट. तो जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये कहलाता है डी डिफरेंशियल ऑपरेटर. डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट. और इसी का एक इनवर्स ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर. उसके लिए सिंबल ये यूज किया जाता है, ये सिंबल. ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका इंटीग्रल ऑपरेटर. इंटीग्रल ऑपरेटर. सो डी एंड this symbol. ठीक है, these both are operators. This is differential operator and this is integral operator, and d and this integral operator both are inverses of each other. Both are inverses of each other. Inverses of each other. ठीक है, और इनवर्स की एक डेफिनेशन होती है कि अगर जैसे मैट्रिसेस के केस में आप इनवर्स जानते हो कि A इज इनवर्स ऑफ B और B इज इनवर्स ऑफ A इफ A इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. ठीक है, एंड B इंटू A इज ऑल्सो आइडेंटिटी, क्योंकि मैट्रिक्स में ये कम्यूटेटिव जरूरी नहीं कि होल्ड हो. इसी तरह से नंबर्स के केस में इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है? A इज इनवर्स ऑफ B और B इज इनवर्स ऑफ A इफ A इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटी रियल के केस में 1 हो सकती है, एडिशन के केस में 0 भी हो सकती है. मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स की डेफिनेशन ये होती है A इज इनवर्स ऑफ B और B इज इनवर्स ऑफ A इफ A इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. ठीक है, तो जैसे रियल नंबर का सिस्टम कंसीडर करो तो रियल नंबर के केस में आइडेंटिटी होती है 1. तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? A इंटू बी इज इक्वल्स टू 1. तो अगर मैं आपसे 2 का इनवर्स पूछूं तो 2 का इनवर्स क्या बनेगा? 2 इंटू 1 बाई 2 is equals to 1. We know that 2 into 1 by 2 is equals to 1. So 2 inverse is 1 over 2. 1 over 2 inverse is 2. ठीक है, ये इनवर्स का मीनिंग है. जैसे आपको 3 का इनवर्स आपसे पूछा जा रहा है तो 3 का इनवर्स क्या बनेगा? 3 का इनवर्स क्या बनेगा? 3 इंटू 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1. सो 3 का इनवर्स क्या कहलाएगा? 1 बाई 3 कहलाएगा. 4 का इनवर्स क्या कहलाएगा? 4 का इनवर्स 1 बाई 4 कहलाएगा. गॉट द पॉइंट? तो ये होता है इनवर्स का मीनिंग. तो यहाँ पर ऑपरेटर के सेंस में भी आप इसी तरह से देख सकते हो कि अगर डी और ये इंटीग्रल ऑपरेटर दो दिए हुए हैं, ठीक है, तो दीज आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. दैट मीन्स इफ यू राइट डी इनटू इंटीग्रल, ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगी, राइट. वो 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. या फिर आप ऐसे लिख दो इंटीग्रल और डी, तो भी आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी. आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी जिस भी स्पेस में बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं. तो बेसिकली कहने का मीनिंग है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं. तो अगर किसी फंक्शन का, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये एफ एक्स, अगर इस एफ एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशियल वैल्यू स्मॉल एफ एक्स है, तो इस एफ एक्स की जो इंटीग्रल वैल्यू होगी ये क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स. ये मीनिंग है इसका. ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स. ठीक, मीन्स इस फंक्शन में जब डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या आंसर मिल रहा है? स्मॉल एफ एक्स. तो अगर हम ये डी को राइट में ले जाओ तो ये बनेगा तुम्हारा 1 ओवर डी और ये बन जाएगा एफ एक्स. ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये कैपिटल एफ एक्स. और 1 ओवर डी का मतलब क्या है? इनवर्स ऑफ डी. दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स. तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गया?
गॉट द पॉइंट क्लास? ठीक है। अब देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल की जब बात करें तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं होता कि कौन सी एक्स की किस वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं और किस अपर वैल्यू तक कंसीडर कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन को। ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन से हमें एरिया मिलता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, इसका मीनिंग क्या है? अगर x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप डिफाइन कर दो तो ये जो ज्योमेट्री आएगी, ये फंक्शन तुम्हारा एफ एक्स है जो कि कंटिन्यूअस है। ठीक है। इस इंटीग्रल के लिए एफ एक्स कंटिन्यूअस हो या पीस वाइज कंटिन्यूअस हो तो ये इंटीग्रेशन डिफाइन होता है। तो ये x इज इक्वल्स टू a और ये x इज इक्वल्स टू b, राइट? तो इस फंक्शन एफ एक्स का से बाउंडेड और x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b और ये x एक्सिस, ये जो बाउंडेड पोर्शन है दैट इज एरिया। इस एरिया को फाइंड करने के लिए ही हम इंटीग्रल की हेल्प लेते हैं। इंटीग्रल क्या देता है? एरिया देता है। एरिया कहाँ से कहाँ तक देगा? तो x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b। ठीक है। और अंडर दिस कर्व एफ एक्स, तो ये जो बाउंडेड पोर्शन है इसका एरिया मिलेगा। अब एरिया मिलेगा कैसे? तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल a टू b, कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इज इक्वल टू a टू b, a टू b हो गया। ठीक है। और ये यहाँ से एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये बन गया तुम्हारा एफ एक्स। ठीक है। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, ये मान लो डी एक्स है और ये तुम्हारा क्या है? y है। y इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये यहाँ पर एफ एक्स पुट कर दिया और ये कैसे, ये क्या लिखोगे यहाँ पर? डी एक्स, लेंथ इंटू विड्थ, एफ एक्स इंटू डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक, ये स्टेप कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करोगे इसको? x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक। तो ये बन जाता है एरिया। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये हो गया। अब अगर आप लिमिट्स पुट करते हो तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट बन जाता है। अगर लिमिट्स पुट नहीं करेंगे तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या हो गई? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, जो भी इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी दैट इज कैपिटल एफ एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, ये हो गया। ठीक। तो जैसे हमें मान लीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मालूम है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। तो अगर 2x का हमें इंटीग्रल निकालना है तो 2 और x का इंटीग्रल का फॉर्मूला आप जानते हो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 एंड 2 गेट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये फॉर्मूले अब आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। ठीक। जैसे आप जानते हो d ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर n, ये क्या होता है? एक्स टू द पावर सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x ही होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले मालूम है तो आप इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही होते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। indefinite integral, so add one integrating constant. Similarly, log x derivative is 1 over x, so 1 over x integral is log x plus integrating constant c. Any doubt up to here? ओके okay. तो मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूँ।
फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, सो ये रिजल्ट होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। सो डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटीग्रेशन इज जी एक्स प्लस सी। ये आपको सारे फॉर्मूले रिकॉल करने हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, सो 1/x इंटीग्रेशन इज log x। log में ये मॉडुलस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि log का जो ग्राफ आता है, log फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है, बेस ई में अगर log है तो उसका ग्राफ ये दिया होता है। ठीक है, ये इस तरह से। तो x की नेगेटिव साइड के लिए ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। ये कहाँ पर डिफाइन है, x पॉजिटिव साइड के लिए। ठीक है, 0 से ग्रेटर के लिए, 0 पर भी डिफाइन नहीं है। तो 0 टू प्लस इन्फिनिटी ये इसका डोमेन होता है लॉग का। इसलिए अगर x आप नेगेटिव लोगे तो डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका बेटर जो एक्सप्रेशन है दैट इज log मॉडुलस x, ये लिखा जाता है। ठीक है, सो 1/x इंटीग्रल इज log mod x प्लस सी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल करने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मिस्टेक होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इंटीग्रल a to the power x is equals to a to the power x upon log a base e plus integrating constant c. Now see some questions. Suppose question is evaluate the following integral. ठीक है, ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है। थर्ड वन देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 10 dx plus integral 10 to the power x dx. 10 is constant, so 10 into integration of 1. Integration of 1 is x plus integration of 10 to the power x. So you know integration of a to the power x dx is equals to a to the power x upon log a base e plus integrating constant c. So you can put here what is a? A is equals to 10. So 10 to the power x upon log 10 base e प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इस तरह से सॉल्व कर लोगे, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पर इसको क्यूब पहले ओपन करोगे, फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, फिर सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इम्पोर्टेंट। सपोज यू टू इवेलुएट इंटीग्रल x to the power 4 upon x square plus 1 dx। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक रूल ध्यान दो, अगर इंटीग्रेंड आपका रेशनल फंक्शन है, इंटीग्रेंड अगर आपका रेशनल फंक्शन है तो क्या करोगे, आपको ये ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो इस केस में आपको क्या करना है, देन फर्स्ट डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, डिवाइड करने के बाद लिखोगे कैसे, अगर तुम्हारा ये एफ एक्स है, ठीक, तो एफ एक्स को लिखोगे कैसे, डिवाइड करने के बाद एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये रूल होता है लिखने का। इस तरह से इंटीग्रेंड फंक्शन को आप चेंज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पार्ट तो फ्रैक्शन पार्ट में जाएगा और r ओवर डी, ये तुम्हारा जो r ओवर डी आएगा, तो अब यहाँ पर डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होगी तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाओगे। तो ये बात का ध्यान रखना है। डिवीजन कब करना है आपको, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से इधर ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। तो यहाँ पर देखते हैं, न्यूमरेटर डिग्री इज 4, डिनोमिनेटर डिग्री इज 2। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर डिग्री इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो डिवाइड करोगे। डिवाइड करने में आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स टू दी पावर 4 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर डिवीजन रूल सब जानते हो आप,
किससे मल्टीप्लाई करोगे, वो मल्टीप्लायर चूज करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो यही पार हमें एक्स टू द पावर 4 ही मिले। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, सो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अभी तो ये एक्स स्क्वायर यानी रिमाइंडर अगर आप ये लिखते हो तो 2 और 2 इक्वल डिग्री का बनेगा, हमें न्यूमरेटर लेस डिग्री का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करने में लाइक टर्म मिलेगा हमें, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 ये आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या प्लस। सो रिमाइंडर हमारा आ गया 1, क्वोशंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर -1, ये देखिए ये आपका क्वोशंट कहलाएगा, ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा और ये आपका डिवाइजर है। ठीक है, तो अब हम एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स क्या था हमारा एक्चुअल क्वेश्चन में, एक्स पावर 4 प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे क्वोशंट यानी एक्स स्क्वायर -1 प्लस रिमाइंडर यानी 1 अपॉन डिवाइजर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्चुअल फंक्शन ये मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पे। तो अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, नाउ इंटीग्रेट कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल इज एक्स क्यूब अपॉन 3 -1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स आएगा, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स एक्स, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ जाएगा, ये आंसर बन गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, इवेलुएट दिस इंटीग्रल। तो ये जो स्क्वायर रूट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर दिए होते हैं तो आपको स्क्वायर रूट को रिमूव करना होता है। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए जो अंडर स्क्वायर रूट फंक्शन गिवन होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने से क्या होगा, ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को रिमूव कर देगा। ठीक है, और आपका इस तरह से सिंपल फंक्शन बन जाएगा जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ये टाइप से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जैसे एग्जाम्पल, सपोज यू हैव टू इवैल्यूएट इंटीग्रल स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो इन साइड हमें इस 1 प्लस साइन 2x को स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा dx। अब ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, ये बन गया। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, इसको कंप्लीट कीजिए।
कंप्लीट हो गया? चलो मैं स्क्रीन Yes, शेयर। ma'am. ओके, नाउ अब देखो नेक्स्ट टाइप है इसी में, जैसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इवेलुएट इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स ये दिया हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर तो स्क्वायर रूट वाला कोई केस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन जब दिखे तो आपको क्या करना होगा, और कोई मेथड नहीं हमारे पास समझ में आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स कंजुगेट इज 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ऐसा करने से क्या होगा, न्यूमरेटर तो 1 माइनस साइन एक्स बनेगा और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, फिर 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन अपॉन कॉस इज टैन और 1 अपॉन कॉस इज सेक, तो सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स हो गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो, सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप उस लिस्ट से रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने पीडीएफ आपको गूगल क्लासरूम में सेंड किया है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा, माइनस सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ये बन गया आंसर। इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या करना है आपको, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो कंजुगेट 1 माइनस कोसाइन एक्स और 1 माइनस कोसाइन एक्स मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व किया है, उसी तरह से फिफ्थ को भी सॉल्व करना है, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा। ये है एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 में ये देखो, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएंगे। कौन से फॉर्मूले से, इंटीग्रल x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। ये क्या है, 5 इंटू 1/x, 1/x इंटीग्रल इज log x। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा। ये log x बेस x है, तो log x को log x बेस e में पहले कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, ये 3 टू द पावर 2 log, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कैसे करोगे, इंटीग्रेशन 3 टू द पावर 2 और ये लिखा हुआ है log x बेस 3। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर log, और ये 2 यहाँ पर इसकी पार में जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बेस 3 दिया हुआ है dx। तो यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे ये a दिया हो a टू द पावर log fx, और ये बेस a दिया हो, तो यहाँ पर a और यहाँ पर बेस a दोनों ही अगर सेम है, ये बेस सेम है और यहाँ पर ये एक्सपोनेंट सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये पूरा हो जाता है एक तरह से 1, और इसकी वैल्यू हो जाती है इंटीग्रल fx dx। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ये 3 टू द पावर log और ये बेस 3, ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, इसको लिखोगे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, और आंसर क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 2 upon प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इस तरह से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो हो जाएंगे डायरेक्टली। तो एक्सरसाइज 13.1 को देख लेना, जो क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग टाइप का दिखे उसको सॉल्व करना, और जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इनको छोड़ दीजिएगा। तो ये तो जनरल इंटीग्रेशन थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब आइए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। थर्टीन पॉइंट टू एक्सरसाइज पे, 13.2 एक्सरसाइज में क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन।
मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड मेथड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है आपको, जैसे ये इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रल एफ ऑफ फाइव एक्स इंटू फाइव डैश एक्स। क्या मतलब है इसका, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स, एक कंपोजिशन फंक्शन गिवन है, और यहाँ पर इसके साथ जो प्रोडक्ट में दिया हुआ है वो इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। ठीक है, कैसे चेक करना है आपको, एक कंपोजिशन फंक्शन गिवन होगा और उसी कंपोजिशन में जो इनपुट है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लायर फॉर्म में गिवन होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, ये जो इनसाइड ये जो इनपुट फंक्शन है जी एक्स, इसको क्या करते हैं टी लेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा जी डैश एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी डेरिवेटिव इज डी टी, ये लिख देंगे। आप जी डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे टी टी, ये देखो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रल एफ ऑफ जी एक्स तो बन गया तुम्हारा टी, और जी डैश एक्स डी एक्स क्या बन गया डी टी बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा उसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी ऐड कर दोगे। जब फाइनल आंसर लिखोगे तो टी की वैल्यू वापस पुट करोगे, तो टी की वैल्यू आप क्या डाल दोगे जी एक्स डाल दोगे। ये होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल 1/a+bx⁴। तो यहाँ पर देखो पहले तुम्हें a प्लस बी एक्स को t मानना पड़ेगा, a प्लस बी एक्स को हमने t लेट किया तो यहाँ से आया। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो a का डेरिवेटिव 0, b का b आएगा और x का 1 हो जाएगा, तो b टाइम्स dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/b dt। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये सिंप्लीफाई कर आ जाएगा। अब 1/b तो कांस्टेंट है और इसको लिखोगे t⁻⁻⁴ dt, और ये सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा 1/b t⁻⁻⁴ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t⁻⁻⁴ प्लस 1/-4 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहीं पर एक और क्वेश्चन जैसे है, सपोज आपको ये फाइंड करना है इंटीग्रल tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान लीजिए ये सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें देखो कि टू फंक्शंस का प्रोडक्ट गिवन है, उसमें से किसी एक फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करो तो आपको दूसरा मल्टीप्लायर फॉर्म में जो फंक्शन दिया लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। कौन से फंक्शन को लेट करोगे बताओ, tan इनवर्स x को लेट करोगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टी डेरिवेटिव इज डी टी। तो ये हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हमने लिख लिया। ये क्या बन गया इंटीग्रल t dt, और t इंटीग्रेशन इज टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c बन गया। t की वैल्यू वापस कर दो, तो t की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, तो ये क्या होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें देखना होता है कि एक फंक्शन जिसको भी हम लेट करेंगे उसको डिफरेंशिएट करने पे वो जो डिफरेंशिएशन आएगा वो हमें इंटीग्रैंड में कहीं ना कहीं पर मल्टीप्लायर फॉर्म में मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वो मिल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है आपको क्या लेट करोगे, आप x टू द पावर n को लेट कर लो, क्योंकि x टू द पावर n को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा x टू द पावर n इज इक्वल टू t, सो n x टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt। तो x टू द पावर n-1 dx ये आपको यहाँ पर मल्टीप्लायर में मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे 1/n dt, 1/n dt पुट कर दो। ठीक है, और बस ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया इंटीग्रेशन यहाँ से
देखिए इंटीग्रल एफ और ये एक्स टू दी पावर एन इज टी, तो ये बन गया एफ टी, और इसको हमने लिखा डी टी अपॉन एन, तो 1/n, और ये आ गया डी टी। अब ये एफ टी जो भी फंक्शन है इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जिससे ये यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, तो क्या लेट करोगे, साइन क्यूब एक्स है ना, इसकी पार दिया हुआ है, तो ये पार में अगर जिसकी भी पार ज्यादा होती है, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को भी लेट कर सकते हो, कॉस एक्स को भी लेट कर सकते हो, लेकिन कॉस एक्स को लेट करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो एक साइन एक्स तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो फिर से हमें एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। तो दो फंक्शंस में जिसकी पार n हो, ठीक है, उस फंक्शन को हम लेट करेंगे। सो लेट अस टेक sin x इज इक्वल्स टू t, sin x डेरिवेटिव इज cos x, तो cos x dx इज इक्वल्स टू dt लिख दिया। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा, इंटीग्रल और sin x को t लेट किया था, t क्यूब dt बन जाएगा, t क्यूब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इज t टू द पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू वापस पुट किया तो ये सॉल्व होकर आ गया, ये बन गया आंसर। इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमें देखना है कि हम कौन से फंक्शन को लेट करें कि डिफ्रेंशिएट करने पे मल्टीप्लायर हमें यहाँ पर मिले। तो अगर हम cos x को लेट करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर पुट कर लोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और 1/, हम जानते हैं फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स। तो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा tan इनवर्स टी, एक माइनस साइन था प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी आ गया, तो माइनस tan इनवर्स, और t की वैल्यू जब वापस रिप्लेस करोगे तो t किसको लेट किया था, cos x को, तो tan इनवर्स cos x प्लस सी, ये सॉल्व होकर आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 में आपको कौन से क्वेश्चंस करने में बता रही हूँ। एक तो आप ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फोर्थ भी ट्राई कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो फोर्थ पार्ट है ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में ये सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे और ये फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो फोर्थ पार्ट का इंटीग्रेंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट है नहीं कॉम्प्लेक्स। इसको आप लिख सकते हो cot x और e टू दी पावर, ये जो n है ये n को sin x की पावर में लाओगे तो ये बनेगा e टू दी पावर log, और ये बन जाएगा sin x टू दी पावर n, और यहाँ पर बेस e है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, इक्वल्स टू इंटीग्रल cot x इंटू साइन एक्स टू द पावर n dx। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल cot x इज इक्वल्स टू cos अपॉन साइन, तो cos x अपॉन साइन x, तो अपॉन साइन x न्यूमरेटर में आएगा तो साइन x की पावर कितनी बन जाएगी, n-1 dx। अब आप किसको लेट करोगे, साइन एक्स को t लेट कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा क्लास।
यस क्लास, हो जाएगा ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके बाद 13.2 के बाद आपको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में रूल क्या है? थ्योरम इज if u and v are two functions of x, then integration of u v dx is equals to, देखो, suppose you have to evaluate integral of product of two functions u into v dx. Integrand is product of two functions. So first function you have to let 1, second function as 2. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या बनता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड वन और होल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है। फर्स्ट और सेकंड के प्लेस पे आप u और v को रिप्लेस कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड वन वी डी एक्स और होल डी एक्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे टू फंक्शंस के प्रोडक्ट में कौन से फंक्शन को फर्स्ट लेट करोगे, किसको सेकंड लेट करोगे? तो इस चॉइस के लिए क्या करना है आपको? आइलेट रूल देखना है। ठीक है, ILATE। I stands for inverse trigonometric functions. ठीक है, like tan inverse x, cot inverse x, inverse trigonometric function. ठीक है, sin inverse x, cos inverse x, etc. L says logarithmic function, logarithmic मतलब log x, और A says algebraic, algebraic means x to the power n, polynomial type functions. T says trigonometric functions like sin x, cos x, tan x, cot x, secant x, cosec x. ठीक है, etc. And E for exponential, that means e to the power x और a to the power x, etc. ठीक है, तो इस आइलेट रूल, अब इस आइलेट में इस ऑर्डर में जो भी फंक्शंस का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो इस ऑर्डर में इस प्रेफरेंस में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन कहलाएगा। मान लीजिए इंटीग्रैंड आपका इन दोनों के प्रोडक्ट से बन रहा है, ठीक है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग पहले कौन सा आता है? एल्जेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर प्रोडक्ट इंटीग्रैंड में गिवन है तो फर्स्ट फंक्शन आप किसको पिक करोगे? एल्जेब्रिक, यानी एक्स टू द पावर एन को फर्स्ट लेट करोगे और साइन एक्स को आप सेकंड लेट करोगे। मान लीजिए आपको इंटीग्रल इवेलुएट करना है एक्स लॉग एक्स, ठीक है, dx। तो आइलेट रूल में एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक में पहले कौन सा आता है? लॉगरिथमिक आता है, बाद में एल्जेब्रिक आता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा? log x बनेगा, सेकंड फंक्शन क्या बनेगा? x बनेगा। तो इस रूल में आप देख लोगे, चेक कर लोगे कि कौन सा फंक्शन पहले फर्स्ट ऑर्डर में आ रहा है और कौन सा सेकंड में जा रहा है। उसी चॉइस के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट और सेकंड की चॉइस फिल करोगे। ठीक है, तो सपोज इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल x log x dx ये हमें इवेलुएट करना है, तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन यानी log x लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, तो सेकेंड का इंटीग्रल किया हमने यहाँ पर x dx,
माइनस इंटीग्रल, फिर क्या करना था, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हमने लिखा log x का, ठीक है, फिर इंटीग्रल लगाया और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है x dx और होल में dx करना है, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, log x, x इंटीग्रल इज x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ गया dx, ये x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या x, x अपॉन 2, सो x अपॉन 2 इंटीग्रल इज x स्क्वायर अपॉन 2, सो x स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये बन गया इसका आंसर, ठीक है। ओके क्लास। ओके मैडम।